हेलो फ्रेंड्स, आज से हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इनकम अंडर द हेड सैलरी। जैसे कि हमें पता है कि इनकम टैक्स में हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और 5वां हेड है हमारा अदर सोर्सेस। तो आज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड, और आप चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम्स दें, सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है क्वेश्चंस का जो लेवल है उसमें सैलरी वाले चैप्टर में से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 14 डिफाइन करता है कि हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उसमें आपका सैलरी इनकम, देन हाउस प्रॉपर्टी इनकम, देन प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और 5वां अदर सोर्सेस। तो अब 1 बाय 1 हम सभी हेड्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारी पूरी सीरीज है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो जब हम इनकम अंडर द हेड सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी का सिंपल मीनिंग क्या है? एनीथिंग गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। सैलरी के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। बिफोर एन इनकम कैन बिकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, इट इज वाइटल दैट देयर शुड एग्जिस्ट बिटवीन relation exist between the payer and the payee. The relation of an employer and employee, माने रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए किसके बीच में? पेयर एंड पेई, जो उसको पे कर रहा है और जो उसको रिसीव कर रहा है। और वो रिलेशनशिप कौन सा होना चाहिए आपका? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वन इज एम्प्लॉयर एंड द अदर पर्सन इज एम्प्लॉय। जब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा, आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर? अब सपोज कर लीजिए कोई डॉक्टर है, वो चैरिटेबल हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखने जाता है और चैरिटेबल हॉस्पिटल उसको 5000 पर मंथ पे करता है। तो क्या ये एम्प्लॉयर है? क्या वो चैरिटेबल हॉस्पिटल एम्प्लॉयर है और डॉक्टर एम्प्लॉय है? नो। एक्चुअली क्योंकि वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज के चार्ज ले रहा है, ना कि वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यू आर डूइंग वर्क। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट होना कंपलसरी है। अब चाहे आप फुल टाइम काम करते हो या पार्ट टाइम काम करते हो, इट इज इररिलेवेंट। आप चाहे फुल टाइम काम करें या पार्ट टाइम काम करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन एग्जिस्ट होता है, देन योर इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। आप चाहे एक एम्प्लॉयर के यहाँ काम करें, 2 एम्प्लॉयर के यहाँ काम करें, इट डजेंट मैटर। It does not matter whether the employee is a full-time employee or a part-time one. Once the relationship of employer and employee exists, अगर employer-employee का relation exist हो जाता है, तो चाहे आप full time काम करें या part time काम करें, it is irrelevant. The income is to be charged under the head salary. If, for example, an employee work with more than one employer, यदि आप एक से ज़्यादा employer के यहाँ काम करते हैं, तो it doesn't matter. Salary receipt from all the employers should be clubbed and brought to charge for the relevant previous year. उन सभी सैलरीज को हम ऐड कर उस पर अमाउंट चार्ज करेंगे। फोरगोइंग और सेक्रीफाइसिंग का मतलब है कि आपने अपना सैलरी छोड़ दिया, फोरगो कर दिया कि मैं आगे ले लूंगा फ्यूचर में, तो इट डजेंट मैटर। एक बार अगर सैलरी ड्यू हो जाता है तो वो आपको टैक्सेबल होगा, चाहे आप उस सैलरी को रिसीव करें या कम रिसीव करें या फ्यूचर डेट को पोस्टपोन कर दें। इसके लिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बीच में, दिस इज ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। माने हम ये बोलते हैं कि सैलरी ड्यू हो गया, देन यू आर लायबल्स टू पे टैक्स। फिर चाहे आपने फोरगो कर दिया हो, सेक्रीफाइस कर दिया हो, इट इज सिंपली एन एप्लीकेशन। माने जो पैसा आपको मिला उसका यूज है। आपको एक सैलरी का राइट मिला और आप उसको सेक्रीफाइस करते हैं या फोरगो करते हैं, तो ये इसका एप्लीकेशन कैटेगरी में आएगा। देन आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा।
चाहे आपने एक्चुअल में अमाउंट रिसीव किया हो या ना किया हो, इट डजेंट मैटर। तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना कंपलसरी है। आप चाहे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में काम करें या पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में, बोथ आर कवर अंडर द हेड सैलरी। फोरगोइंग और सेक्रीफाइस डजंट मीन अगर एक बार सैलरी ड्यू हो गया तो आप चाहे उसको लें या ना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर लायबल टू पे टैक्स। सरेंडर ऑफ सैलरी, सरेंडर का मतलब है भाई कंपनी की हालत खराब है तो आपने उसको अपना पैसा वापस कर दिया। प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, बट फिर भी एक क्लॉज है गवर्नमेंट के लिए अंडर सेक्शन 2 ऑफ द वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट। द सैलरी सो सरेंडर वुड बी एग्जेम्प्ट व्हाइल कंप्यूटिंग इज टैक्सेबल इनकम। तो एक वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट है गवर्नमेंट के लिए, किसके लिए? किसी एम्प्लॉयर को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। तो ये कोई खास रेलिवेंट नहीं है कि अगर वो वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी को सरेंडर करते हैं तो गवर्नमेंट बोलते चलो भाई ठीक बात है, हम आपसे इस पे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 15, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन जहां जहां रेलिवेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेक्शन 14 में हमने देखा था कि भाई 5 हेड्स ऑफ इनकम थे। सेक्शन 15 इज अ चार्जिंग सेक्शन कि भाई कब सैलरी आपकी इनकम में चार्जेबल टू टैक्स होगी। सो द मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्यू और रिसीप्ट विच फॉल्स अर्लियर। ड्यू और रिसीप्ट में जो काम पहले होगा उसी समय उस सैलरी को आपकी इनकम में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। इसको अगर हम और डिटेल डिस्कशन करें तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी सैलरी मार्च में ड्यू हुई लेकिन अमाउंट आपको मिला अप्रैल में, तो इवेंट कौन सा पहले हुआ? ड्यू वाला। तो ड्यू बेस पर हम उस पर टैक्स लगाएंगे, फिर चाहे वो हमें नेक्स्ट मंथ ही क्यों ना मिला हो। और यदि एडवांस सैलरी है तो क्या होगा? रिसीव्ड पहले हो गया और ड्यू कब हो रहा है? बाद में, तो रिसीट बेस पे टैक्सेबल होगा। मतलब ड्यू और रिसीट में से जो इवेंट पहले होगा उसी इवेंट के टाइम पर हम उस सैलरी पर टैक्सेबल कर देंगे। सैलरी ड्यू द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इवन इफ इट नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीवियस ईयर, जिस साल की हम इनकम फाइंड आउट कर रहे हैं, उस साल अगर सैलरी ड्यू हो गई, फिर चाहे वो आपको ना मिली हो या फ्यूचर ईयर में मिली हो, अगर वो ड्यू हो गया है इस साल और रिसीव नहीं भी हुआ है, तो ड्यू और रिसीप्ट विच एवर फॉल्स अर्लियर कॉन्सेप्ट से ड्यू कॉन्सेप्ट पहले आता है, then you are liable to pay tax in a previous year. Salary received in the previous year is taxable even if it is not due. आपने सैलरी एडवांस में ले लिया, रिसीव हो गया, लेकिन ड्यू कब होगा? फ्यूचर डेट में, तो फिर हम उसको रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल करेंगे। माने ड्यू और रिसीप्ट जो दोनों में पहले इवेंट होगा उसी समय उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। या मेन पॉइंट इज नो डबल टैक्सेशन। आपका ड्यू हो गया, हमने आपका उसका सैलरी पर टैक्स कर दिया, तो इन फ्यूचर अगर वो रिसीव होता है तो फिर डबल टैक्सेशन नहीं होगा, एक ही बार टैक्स देना है, या तो ड्यू बेस पे होगा या रिसीव बेस पे होगा। ऐसा नहीं होता कि आपको उसी सैलरी पर 2 टाइम्स गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़े, दिस इज इररिलेवेंट। तो नो डबल टैक्सेशन इज अलाउड। सैलरी ड्यू हो गया, देन यू आर लायबल टू पे टैक्स, ठीक है, डबल टैक्सेशन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। Arrears of salary received during the current previous year। अब ये arrear of salary होता क्या है बेसिकली? जैसे आप कहीं जॉब करते हैं तो आपने एम्प्लॉयर को बोला कि भाई आप मेरी सैलरी को बढ़ाइए, बट एम्प्लॉयर ने बोला भाई अभी तो हम नहीं बढ़ा सकते, आप फ्यूचर में सैलरी बढ़वा लीजिएगा। तो सैलरी ड्यू तब तक नहीं होगी जब तक वो अपॉइंटमेंट लेटर के अकॉर्डिंग या कंफर्मेशन ना आ जाए कि भाई सैलरी ड्यू हो गई। बट आफ्टर सम टाइम्स अगर एम्प्लॉयर आपको बैक डेट से सैलरी ड्यू करके उसका पेमेंट कर रहा है तो उस केस में ड्यू तो वो नहीं हुआ, क्योंकि प्रीवियस टाइम में जब हमने उसको बोला था कि आप हमारी सैलरी दे दीजिए तो वो ड्यू नहीं हुआ, अभी उसने सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं किया। बट फ्यूचर में सपोज कर लीजिए कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया और अब वो कहते हैं कि चलो ठीक बात है, हम आपको बैक डेट से आपका जो अरियर है वो दे देते हैं उसको ड्यू करके। अब इस केस में रिसीव्ड होगा अगर अरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर
shall be taxable in the current year if it not charged tax in the earlier previous year। माने क्योंकि पहले वो ड्यू नहीं हुआ था तो अर्लियर प्रीवियस ईयर में वो सैलरी टैक्सेबल नहीं हुआ होगा। अगर वो अर्लियर प्रीवियस ईयर में ड्यू हो चुका है तो उस ड्यू टाइम पर वो टैक्सेबल हो चुका है। तो मेन थिंग इज दिस कि अर्लियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर तभी टैक्सेबल होगा इफ इट इज नॉट टैक्स इन द अर्लियर प्रीवियस ईयर। माने बैक डेट का कोई ड्यू चल रहा है तो यदि वो पहले बैक डेट की कोई सैलरी है जो ड्यू हो चुकी है तो वो ड्यू टाइम पे टैक्सेबल होगी। अगर ड्यू नहीं हुआ है लेकिन एम्प्लॉयर आपको प्रॉमिस करता है कि मैं बैक डेट से आपको पेमेंट करूंगा तो उस केस में वो रिसीव्ड बेस पे टैक्सेबल होगा क्योंकि वो प्रीवियस टाइम पर ड्यू एक्चुअल में नहीं हुआ था। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट, मतलब ये पॉइंट बहुत ज्यादा आपको आगे आगे यूज आएगा और बहुत हमें देखना होता है कि जैसे हमें अप्रैल टू मार्च का इनकम निकालना है तो अप्रैल से लेकर मार्च 31 वाले साल में किस किस महीने में कितना कितना अमाउंट ड्यू हुआ उसी पर टैक्सेबल होगा, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको अपने माइंड में लेकर चलना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आ जाती है तो आपको लॉजिक क्लियर करना पड़ेगा कि ड्यू और रिसीव्ड जो इवेंट पहले होगी उसी समय हम इस सैलरी को टैक्सेबल करेंगे। अब थोड़ा आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 17। सेक्शन 17 डिफाइन कि भाई जब हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। वैसे तो प्रॉपर डेफिनेशन है लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो सिंपल रूल क्या है, एनीथिंग गिवन बाय, माने मेन थिंग इज दिस सेक्शन 17। तो इस पूरे चैप्टर में सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 तीन सेक्शन है जो उस पूरे चैप्टर को कवर करता है। तो सेक्शन 17 हमें ये बोलता है कि भाई कौन कौन से अमाउंट सैलरी इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे। तो देखिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एनीथिंग कुछ भी अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलता है वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, वेजेस और सैलरी। नॉर्मली वेजेस उन लोगों के लिए यूज किया जाता है वर्ड जो फिजिकल वर्क करते हैं और जो पेन से काम करते हैं, पेपर वर्क करते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सैलरी। तो इनकम टैक्स में दोनों में कोई डिस्टिंग्विश नहीं है, आप चाहे वेजेस के रूप में लेते हैं या सैलरी के रूप में, बोथ आर कवर अंडर सैलरी। अलाउंसेस हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। दिस इज एन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, टू एम्प्लॉय फॉर स्पेसिफिक पर्पस। माने वो पैसा जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सैलरी के अलावा। अभी अलाउंसेस हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मेडिकल के नाम के पैसे मिले, दिस इज मेडिकल अलाउंस। लंच के नाम का पर मंथ आपको फिक्स अमाउंट मिलता है, दिस इज लंच अलाउंस। माने अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट, एनुटी इज एन एनुअल ग्रांट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। किसी भी सेंस में अगर कोई एनुअली आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए तो वो भी सैलरी का पार्ट होगा। पेंशन, ग्रेचुटी, ये क्या है, हमारी रिटायरमेंट बेनिफिट है। पास्ट सर्विसेज आपने किया उसके बेसिस पे आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। ग्रेचुटी इज आल्सो वन ऑफ द फंड जो रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट होता है। ये सब डिस्कस करेंगे। फीस एंड कमीशन, परक्विजिट्स माने फैसिलिटीज। जनरली परक्विजिट्स के अंदर आपको पैसा नहीं मिलता बल्कि एम्प्लॉयर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज इन काइंड। कि जितना भी हमारा बेसिकली जो हम चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे उसी के ये कंटेंट हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप उसको नोटिस करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी सैलरी की डेफिनेशन नहीं आती, बट अगर मैं इसको बहुत थोड़ा सा देखूं तो इसमें तो मेन थीम आता है, वो यही आता है, गिवन बाय,
माने जो भी कुछ गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। तो जो भी कुछ एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दिया वो किसी भी सेंस में हो सकता है, इन सेंस ऑफ वेजेस, इन सेंस ऑफ अलाउंसेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी। आप जॉब करते हैं तो जॉब के बेसिस पर जो भी कुछ एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे, तो यहां इसको ज्यादा अभी इम्फेसिस देने की आवश्यकता नहीं है। जब हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये जो डेफिनेशन है ये बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। तो हम थोड़ा आगे देखते हैं अब क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ कम ऑन अलाउंसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, अलाउंसेस बेसिकली क्या है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सैलरी के अलावा आपको अलग से पैसे दिए जा रहे हैं। माने मेन वर्ड क्या हुआ, अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर स्पेसिफिक पर्पस अदर देन बेसिक सैलरी। जो आपका सैलरी है वो तो है ही है, उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको एम्प्लॉयर ने अलग से पैसे दिए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर सैलरी। तो अलाउंसेस जो हैं वो क्या हो गया कि भाई आपको हर महीने जो जॉब करते हैं तो सैलरी तो मिलता ही मिलता है, और उसके अलावा एम्प्लॉयर आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग से पैसे दे रहा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन सभी पर्पसेस को देखा, और कुछ अलाउंसेस को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया फुली टैक्सेबल। माने उसमें क्या होगा कि जितना पैसा आपको मिला वो पूरे के पूरे अमाउंट पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल अमाउंट है। कुछ फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस है कि भाई इन अलाउंसेस पे आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, और कुछ है हमारे पास पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस। पार्टली एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि भाई अलाउंसेस मिले बट जितना हमारा खर्चा हो गया हम उसको माइनस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। और चौथा कैटेगरी है पार्टली एग्जेम्प्ट अमाउंट अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स एक्ट। स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स एक्ट माने बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें तीन कैटेगरी मेन है। पहले फुली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली एग्जेम्प्ट अमाउंट अप टू एक्सपेंस इंकर्ड, पार्टली एग्जेम्प्ट अमाउंट अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय इनकम टैक्स एक्ट। और ये थोड़ा डिफरेंट है, दिस इज हम इसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज फुली, हम इसको अलग से नोट कर लेते हैं, फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस। ये एक हम डिफरेंट कैटेगरी डालते हैं कि भाई कौन से अलाउंसेस कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एम्प्लॉयज के लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होते हैं, तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। मेनली अलाउंसेस में हमें तीन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। वो अलाउंसेस जो फुली टैक्सेबल है, फिर वो अलाउंसेस जो पार्टली एग्जेम्प्ट हैं। पार्टली एग्जेम्प्ट कहां तक के हैं, अप टू एक्सपेंस इंकर्ड, और वो अलाउंसेस जो एग्जेम्प्ट हैं अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपना, जो हमारे अलाउंसेस हैं। नाउ फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। माने वो अलाउंसेस उसमें जितना पैसा आपको मिलेगा उस पूरे पैसे पर आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। दीज आर फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। कोई भी इसमें आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जितना अमाउंट आपको मिला, फुल अमाउंट इज टैक्सेबल फॉर टैक्सेबल इन योर सैलरी इनकम। सबसे पहले हम बात करते हैं डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे। बोथ हैव अ सेम थिंग।
डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है, जैसे आप कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपका अपॉइंटमेंट एक पर्टिकुलर ग्रेड में आपका अपॉइंटमेंट किया गया, तो जनरली अब एक्सपेंसेस बढ़ गए, मार्केट में इन्फ्लेशन है, महंगाई हो गई, आपको अपना सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, तो फॉर द टाइम बीइंग ग्रेड इंक्रीमेंट ना करके आपको अलग से पर मंथ डियरनेस अलाउंस के नाम से पैसे देने शुरू कर दिए गए। तो ये बेसिकली डियरनेस अलाउंस माने आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन के कारण जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है उसके लिए एम्प्लॉयर आपको हर महीने अलग से पैसे देता है। दिस अमाउंट इज डियरनेस अलाउंस। नंबर 2, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। जैसे आप जिस सिटी में आप रहते हैं, अब आपका सिटी चेंज हो गया जिसके कारण आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो राइज हो गए, तो उसके लिए एम्प्लॉयर आपको दे रहा है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। इसका शॉर्ट फॉर्म भी हम यूज करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज CCA। CCA मीन्स सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस। नेक्स्ट इज टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस। आपको टिफिन के नाम के पैसे मिल रहे हैं, लंच डिनर माने मील के नाम के, इसको मील अलाउंस भी बोलते हैं, आल्सो मील अलाउंस। तो ये हमारे पास अलाउंस है जिसका पैसा आपको एम्प्लॉयर देता है। तो टिफिन और लंच अलाउंस आल्सो फुली टैक्सेबल। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या एडवोकेट हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप अपनी प्रैक्टिस ना करके एम्प्लॉयर के पास जॉब करते हैं, तो जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो उसके नाम का आपको अलग से पैसा दिया गया, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस, आपको अपनी देखभाल करने के लिए वार्डन की रिक्वायरमेंट है या कोई चाहिए जो आपका केयरिंग कर सके, तो उसके लिए आपको अलग से अलाउंस दिया गया कि आप अपने आप मैनेज कीजिए, हम आपको एक फिक्स अमाउंट पर मंथ देते हैं। दिस इज वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस, आपका किसी प्रोजेक्ट पर डेपुटेट किया गया, नियुक्त किया गया। डेपुटेशन मीन्स क्या होता है? अपॉइंटमेंट, नियुक्ति की गई जिससे आपका वर्कलोड ज्यादा हो गया, तो डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा आपको उसके नाम का। ओवर टाइम, एम्प्लॉयर बोलता है कि आपको ऑफिस के बाद रुकना पड़ता है, ओवर टाइम होता है आपका, तो हम आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट देंगे, अलग से आर्ली बेस पर ओवर टाइम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ओवर टाइम अलाउंस। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम का अलग से पैसा मिल रहा है, मेडिकल के एक्सपेंडिचर्स के नाम का। दिस इज फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। नेक्स्ट इज सर्वेंट अलाउंस, आपको सर्वेंट की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयर बोलता है कि हम आपको पर मंथ एक फिक्स अमाउंट देंगे, आप सर्वेंट अपने आप अरेंज कीजिए। तो दिस इज सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट के खर्चों के नाम के पैसे। फैमिली अलाउंस, आपकी फैमिली है, आपके एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं, एम्प्लॉयर आपको हर महीने अलग से पेमेंट करता है। दिस इज फैमिली अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस, किसी प्रोजेक्ट पे आपका काम किया गया, प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया जिसके कारण आपका वर्कलोड बढ़ गया, तो उसके नाम के आपको अलग से पैसे मिले, प्रोजेक्ट अलाउंस। मैरिज अलाउंस, मैरिज के नाम के पैसे, मैरिज और फैमिली ऑलमोस्ट सेम ही थिंग है। हॉलीडे अलाउंस, छुट्टियां बिताने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, तो डोंट टू सी के सारे अलाउंसेस हर कंपनी में मिलते हैं, ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में आपको अलाउंसेस देता है। वैसे बेसिकली जो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस हैं उनको हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से और भी समझ सकते हैं कि बेसिकली किसी भी नाम से आपको अलाउंस मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, फुली टैक्सेबल, और उससे पहले हमने डिस्कस किया था फुली पार्टली एग्जेम्प्ट और पार्टली एग्जेम्प्ट, अप टू एक्सपेंस इनकर्ड अप टू लिमिट। तो आपको इन दोनों को क्लियर करना है, इसके अलावा जो भी कुछ बचा, व्हाट एवर बी द नेम, किसी भी नाम से वो आपको अलाउंस मिलता है,
तो हम उसको फुली टैक्सेबल कैटेगरी में डालेंगे। कुछ कॉमन जो यूज होते हैं वो मैंने आपको बताए, तो एक बार फिर से लिस्ट को हम रिकॉल करते हैं कि हमने कौन कौन से आपको बताए। डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस पे, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, आल्सो इसको मील अलाउंस भी बोलते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, फैमिली अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, मैरिज अलाउंस, हॉलिडे होम अलाउंस। इनकम टैक्स में सबसे बड़ी जो परेशानी आती है स्टूडेंट्स को, वो रूल्स को मेमोराइज करने के लिए होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम इनकम टैक्स में आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि हमारे पास रूल्स बहुत सारे आ गए। वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोविजंस, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके अलर्ट रहकर इन रूल्स को स्टडी करना है। ये लेक्चर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसका मेन पर्पस यही है कि आप इजीली इसको टाइम टू टाइम रिकॉल कर सकें और अच्छे मार्क्स एग्जाम्स में ला सकें। Now friends, now we discuss allowances which are partly exempt on the basis of actual expense. On the basis of, main word क्या है इसमें, actual expense, माने वो allowances जो partly exempt हैं एक्चुअल एक्सपेंस के बेसिस पर। मान जितना आपने खर्चा किया वो हम माइनस करेंगे। सिंपल रूल क्या हुआ, अलाउंस रिसीव्ड माइनस अमाउंट स्पेंट for such purpose। Remaining amount is taxable। बेसिक रूल ये हुआ कि जो भी हमें अलाउंस मिलेगा ये, उसमें से उस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए वो अलाउंस मिला, उस पर्पस में जितना पैसा हमारा खर्च हुआ उसको माइनस कर देंगे, और यदि कुछ बाकी पैसा बचता है, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। जैसे आपको सपोज अलाउंस रिसीव्ड हुआ 1000 रुपीज, बट आपका खर्चा हो गया 400 रुपए का, तो 1000 माइनस 400, फॉर एग्जाम्पल आपको अलाउंस कितना मिला, 1000 रुपए, बट लाइक योर एक्सपेंस इज रुपीज 400, देन रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल अमाउंट इज रुपीज 600। बेसिक रूल क्या हुआ कि जो पैसा मिला उसमें से माइनस कर देंगे जो पैसा आपका खर्च हुआ, और जो बाकी पैसा बचेगा वो आपका टैक्सेबल होगा। अब अगर आपका अमाउंट स्पेंट सपोज ज्यादा हो गया, अलाउंस मिला आपको 1000, बट योर अमाउंट स्पेंट इज रुपीज 1400, तो ये नेगेटिव शो नहीं होगा, इट इज निल। माने इनकम टैक्स वाला बोलते हैं कि जो आपको पैसा मिला उसमें जो पैसा आपका खर्च हो गया वो हम माइनस करेंगे, बट अगर अमाउंट स्पेंड आपका ज्यादा है, जितना अलाउंस मिला उससे ज्यादा आपने खर्चा किया, तो नेगेटिव शो नहीं होगा, उसको हम निल कर देंगे, और ये जो टैक्सेबल अमाउंट निकल के आएगा इसको हम अपनी ग्रॉस सैलरी में प्लस करेंगे। तो रूल, अमाउंट रिसीव्ड माइनस करेंगे उसमें से अमाउंट स्पेंट फॉर सच पर्पस, उस पर्पस के लिए जो आपका खर्चा हुआ वो माइनस करेंगे, और जो बाकी पैसा बचेगा वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल होगा। तो कौन कौन से अलाउंस हैं इसको देखते हैं एक बार। ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस नॉर्मली कंपनी ने आपको, कंपनी के काम से आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं, लॉन्ग रूट पर जाते हैं, तो कंपनी आपको ट्रैवलिंग के खर्चों के नाम के पैसे दे रही है पर मंथ, शुड बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर and spent by the employee to meet the cost of official tour। ऑफिशियल टूर पे आप ट्रेवलिंग पे गए, लंबे टूर मीन्स क्या होता है, लॉन्ग रूट, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए टूर पे जाते हैं, ऑफिशियल टूर पर, और
शुड बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ऑफिशियल टूर पे जो आपने खर्चा किया, माने कंपनी के काम से आप ऑफिशियल टूर पे गए, वहां आपका एक्सपेंसेस हुआ तो उसको हम लेस करेंगे। या फिर ट्रांसफर हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने से आपको अपना शिफ्टिंग करना पड़ रहा है, तो ट्रांसफर एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ रहा है, तो उसके नाम के आपको ट्रेवलिंग और ट्रांसफर अलाउंस। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल और ट्रांसफर इंक्लूड पेमेंट फॉर ट्रांसफर, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स। तो ट्रांसफर तो बहुत रेयर मिलेगा आपको, ट्रेवलिंग अलाउंस आता है, कॉमन यूज वर्ड है। तो ट्रेवलिंग अलाउंस रिसीव्ड में से जो पैसा आपने स्पेंड किया उसको माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। नाउ द नेक्स्ट इज डेली अलाउंस। डेली मीन्स डेली एक्सपेंडिचर्स के नाम के, जो आपके डेली बेसिस पे खर्चे होते हैं, उसके नाम के आपको पैसे दिए गए, दिस इज डेली अलाउंस। शुड बी स्पेंट बाय द एम्प्लॉय फॉर मीटिंग द डेली चार्जेस इनकर्ड ऑन अ टूर और ट्रांसफर। ठीक है, डेली बेसिस पे आप टूर पे गए, ट्रांसफर पे गए, तो जो डेली रूटीन मैटर में आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, लाइक खाने पीने का खर्चा हो गया, कोई और छोटा मोटा एक्सपेंस है, तो जो लोग नॉर्मल टूर में रहते हैं, टूरिंग टाइम पे रहते हैं, और तो उनको डेली एक्सपेंसेस के नाम का अलग से पैसा दिया जा रहा है। दिस इज योर डेली एक्सपेंस। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म आपको मेंटेन करनी पड़ रही है, तो यूनिफॉर्म के नाम पे आपको अलग से पैसे दिए जा रहे हैं कि आप अपना यूनिफॉर्म खुद मेंटेन कीजिए, हम आपको पर मंथ एक फिक्स अमाउंट पे करेंगे। तो यूनिफॉर्म अलाउंस मिला, और यूनिफॉर्म के ऊपर जो आपका स्पेंड होगा अमाउंट उसको माइनस कर देंगे, और बाकी अमाउंट इज टैक्सेबल। तो यूनिफॉर्म अलाउंस। नेक्स्ट इज हेल्पर अलाउंस। आपको असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो एम्प्लॉयर ने बोला आप अपने आप अरेंज कीजिए, आई विल पे फिक्स अमाउंट पर मंथ। सो दिस इज योर हेल्पर अलाउंस। शुड बी यूज्ड बाय एन एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन अ हेल्पर हु असिस्ट हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। तो आपको हेल्पर की जरूरत है, असिस्टेंट की जरूरत है अपने काम को फिनिश करने के लिए, काम को करने के लिए ऑफिस में। तो एम्प्लॉयर ने क्या बोला, आप खुद अरेंज कीजिए, हम आपको हर महीना एक फिक्स अमाउंट पे करेंगे। एंड जो अमाउंट आपको दिया गया, दिस इज योर हेल्पर अलाउंस। एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस शुड बी यूज्ड बाय द एम्प्लॉय फॉर हिज एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग परसूट। ठीक है, आपको रिसर्च वर्क कर रहे हैं कंपनी के लिए, एकेडमिक रिसर्च है, एकेडमिक है या रिसर्च है। एकेडमिक और रिसर्च आज दो अलग वर्ड है। एकेडमिक के अंदर क्या है कि आपको कोई ट्रेनिंग करना है, कोई कोर्स करना है ऑफिशियल बेनिफिट के लिए, ऑफिस बेनिफिट के लिए, तो उसका आपको एक फिक्स अमाउंट पर मंथ दिया जा रहा है। सेम रिसर्च वर्क करते हैं फॉर ऑफिस के लिए, ट्रेनिंग परसूट, तो उसका एक फिक्स अमाउंट आपको दिया जा रहा है। तो एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस का सेम रूल। तो कौन कौन सा हमने देखा, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, और साथ में आपने देखा रिसर्च अलाउंस। तो इसके अलावा और भी है हमारे पास कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस का भी यही रूल है, आप लोकल रूट पे जाते हैं, लोकल कंपनी के काम से कहीं जाते हैं, तो आपको फिक्स अमाउंट पर मंथ दिया गया, दिस इज आल्सो योर कन्वेंस अलाउंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने वो अलाउंसेस देखे जिनका रूल क्या है, जो पैसा मिला उसमें से माइनस करेंगे जो पैसा आपका खर्च हो गया, और रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। अगर मैं इसको शॉर्टकट में बताऊं तो हमने कौन कौन से अलाउंसेस किए। नंबर 1 ट्रैवलिंग, देन ट्रांसफर, देन डेली, देन यूनिफॉर्म, देन हेल्पर, और लास्ट में हमने देखा था कन्वीनियंस अलाउंस। तो ये कुछ शॉर्टकट में आप इसको देख सकते हैं, ट्रैवलर, ट्रैवलिंग, ट्रांसफर, डेली,
ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, डेली अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हेल्पर अलाउंस और लास्ट में हमने देखा कन्वेंस अलाउंस। तो ये कुछ कॉमन अलाउंसेस थे जो हमने इसमें यूज किया, ट्रैवलिंग, ट्रांसफर, डेली, यूनिफॉर्म और कन्वेंस अलाउंस। और अब हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस, माने वो अलाउंसेस जो पार्टली टैक्सेबल है। माने इसमें बेसिक रूल ये हुआ कि जो भी आपको अलाउंस मिलेगा उसमें से माइनस करेंगे लिमिट एज पर टैक्स रूल, कि जो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग आपको लिमिट दी गई वो हम उसमें से माइनस करेंगे। इनकम टैक्स लिमिट एज पर इनकम टैक्स रूल, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा दिस इज योर टैक्सेबल अमाउंट। तो इसको अभी डिस्कस करेंगे। एक बार शुरू से देखते हैं, पार्टली टैक्सेबल अमाउंट नॉट डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल एक्सपेंस, माने यहां पर हमें एक्चुअल एक्सपेंस से मतलब नहीं है। तो जो हमारा रूल है कैलकुलेशन का उसमें क्या होगा, अलाउंस रिसीव्ड माइनस लिमिट एज पर इनकम टैक्स रूल, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल होगा। सबसे पॉइंट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल एक्सपेंस, माने लॉजिकली एक्चुअल एक्सपेंस नॉट कंसिडर, एक्चुअल एक्सपेंस नॉट कंसिडर्ड। आपका एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। जो इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मेंशन किया हुआ है वही अमाउंट हम इसमें माइनस करेंगे, लिमिट एज पर इनकम टैक्स रूल। क्लियर? तो मेन थिंग क्या था, अलाउंस रिसीव्ड माइनस लिमिट, एक्चुअल एक्सपेंस नॉट कंसिडर्ड। आपने कितना खर्चा किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, अमाउंट फिक्स है और वही अमाउंट हमें इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस करके जो बाकी पैसा बचेगा वो हम टैक्सेबल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें पहला अलाउंस हमारे पास आता है बॉर्डर एरिया अलाउंस। जैसे आपकी बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग है तो थोड़ा सा लाइफ का रिस्क रहता है, तो गवर्नमेंट आपको क्या देती है, बॉर्डर एरिया अलाउंस। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन वेरीज फ्रॉम ₹200 पर मंथ टू 1300 पर मंथ। डिपेंड करता है कि जो आपका बॉर्डर एरिया है वो कितना ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी और रिस्क फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से 200 से 1300 पर मंथ का वेरिएशन है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली इतना डिटेल नहीं होता। तो हमारे पास एरिया लिमिट है कि इतना एरिया तक होगा, तो 200। जैसे जैसे बॉर्डर के पास आते जाओगे आपका अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन बढ़ता जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो 200 रुपए का अमाउंट है वही कंसीडर करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट आपको अमाउंट लेकर चलना है, दिस इज ₹200। तो दिस इज योर डिफॉल्ट अमाउंट। बाय डिफॉल्ट अमाउंट इज ₹200 पर मंथ। एग्जामिनेशन क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा बाय डिफॉल्ट अमाउंट है दिस इज 200 पर मंथ, हम इसको लेकर चलेंगे। योर डिफॉल्ट अमाउंट इज ₹200 पर मंथ।
नेक्स्ट इज ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया में आपका पोस्टिंग हो गया, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट इज ₹200 पर मंथ। तो बॉर्डर एरिया में 200 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अगेन 200 पर मंथ। नेक्स्ट इज अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज। अब आप देखेंगे कि हमारे पास पहले दो वर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, ट्रैवलिंग और कन्वेंस। ट्रैवलिंग हम कंपनी के रूट लॉन्ग रूट पे गए, टूर एंड ट्रेवल्स पे, कन्वेंस लोकल रूट पे गए। अब थर्ड इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एम्प्लॉयज को दिया जाता है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के खर्चों के नाम का पैसा। इट इज एन अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंस ड्यूरिंग हिज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट। अलाउंस फॉर स्पेसिफिकली दिस इज अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक और है, वो आपका आगे आएगा। यहां पर जो डिस्कशन है वो अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉइज। आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं और वहां से आपको अलाउंस मिला, तो ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो उस केस में जो भी ट्रांसपोर्ट पे जो लोग काम करते हैं उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, डेली बेसिस पे ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो कई बार खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं डेली बेसिस पर। तो इनकम टैक्स में लिमिट बनाया हुआ है कि लिमिट क्या है हमारा 70% ऑफ अलाउंस जो मिला वो, और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। जो दोनों में लोअर अमाउंट है वो हम इसमें लेस करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। एक बार इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिस्कस करते हैं एक डिफरेंट फाइल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अलाउंस लाइक ऐसे अलाउंस रिसीव्ड ₹900 पर मंथ। सो इन दिस केस हम दो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट अमाउंट इज अलाउंस रिसीव्ड, जो आपको अलाउंस मिला, अलाउंस रिसीव्ड, सॉरी, फर्स्ट अमाउंट इज 70% of allowance received, which is equal to 900 multiplied 70% 630, and second amount ₹10,000 per month. Then least is ₹630, और जो लीस्ट अमाउंट है ये क्या है आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट। दिस इज योर exempt amount. Then your taxable amount is rupees, रूल क्या है, received minus exempt. So in this particular case taxable amount is nil, क्योंकि आपका रिसीव्ड और एग्जेम्प्ट अमाउंट सेम है, देन योर टैक्सेबल अमाउंट इज निल। सो आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। आपको अलाउंस मिला 900 पर मंथ, रूल क्या है 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस। तो लेस अमाउंट कौन सा हुआ हमारा, आउट ऑफ 630 और 10,000
630 is of your least amount, then taxable amount is 630 minus least, this is also 630, remaining amount is taxable. अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में रिमेनिंग अमाउंट क्या है हमारा नील, तो टैक्सेबल अमाउंट इज 0. नेक्स्ट इज कॉल्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. एम्प्लॉयर ने आपको बच्चों की एजुकेशन के नाम के पैसे दिए, तो जो भी आपको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा उसमें 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड की छूट है फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड. मैक्सिमम 2 चाइल्ड माने 100 रुपए की छूट अप टू 2 चाइल्ड है. 2 चाइल्ड से ज्यादा पर आपको छूट नहीं मिलेगी. ये जो 100 रुपए का अमाउंट है दिस इज मैक्सिमम रुपीज 100 पर मंथ. जो भी अमाउंट मिलेगा अगर वो अमाउंट 100 रुपीज से ज्यादा है पर मंथ तो 100 रुपया माइनस होगा, और अगर अमाउंट 100 रुपीज से कम है सो वी विल डिडक्ट ओनली 100 पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड. इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा कि बेसिकली ये काम कैसे होता है. सपोज आपको एजुकेशन अलाउंस मिला एम्प्लॉयर से. एम्प्लॉयर गिव्स यू एजुकेशन, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसका साइज. एजुकेशन अलाउंस रुपीज 300 पर मंथ फॉर 1 चाइल्ड. आपको 100 रुपी पर मंथ मिला फॉर 1 चाइल्ड. सो हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल? 300 रुपया आपको मिला, माइनस करेंगे योर एग्जेम्प्ट अमाउंट इज 100 रुपी your exempt amount is rupees 100, then net amount 200 per month which is your taxable amount. और अगर इसको ईयरली फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, दिस 200 मल्टीप्लाइड बाय 12 then yearly amount is 2400 is टैक्सेबल अमाउंट. तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं. अब थोड़ा एग्जांपल और कंटिन्यू करते हैं. सपोज एजुकेशन अलाउंस रुपीज 300 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड. अगर यही पैसा हमें 2 बच्चों का मिला होता तो इट मीन्स क्या होगा, 150 फॉर 1 चाइल्ड एंड 150 फॉर सेकेंड चाइल्ड. अब क्योंकि हमें एग्जामिशन कितना है 100 रुपए का अप टू 2 चाइल्ड, सो वी विल डिडक्ट 100 रुपी फॉर 1 चाइल्ड एंड आल्सो डिडक्ट 100 रुपी फॉर सेकेंड चाइल्ड. रिमेनिंग अमाउंट इज 50 for first child and 50 for second child. Then your taxable amount $50 plus 50 equal to 100 पर मंथ. और ईयरली कन्वर्ट करने के लिए वी कैन मल्टीप्लाइड दिस अमाउंट
we can multiply this amount by 12. Clear? Now third situation, education allowance rupees 300 per month for 3 child. अब 300 रुपया आपको 3 बच्चों का मिला. इट मीन्स 100 फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 100 फॉर सेकेंड चाइल्ड, 100 फॉर थर्ड चाइल्ड. लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो हमें एग्जम्पशन है वो 100 रुपए का ओनली अप टू 2 चाइल्ड है. तो थर्ड चाइल्ड का अगेंस्ट में आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, नथिंग. थर्ड चाइल्ड में कितना होगा आपका एग्जम्पशन? निल. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, योर टैक्सेबल अमाउंट फॉर फर्स्ट इज 0, फॉर सेकेंड टैक्सेबल इज आल्सो 0, and for third your taxable is 100 rupee per month. अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं then yearly amount is 1200. एक और केस लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. Education allowance rupees 300 per month for 4 child. यही पैसा आपको 4 बच्चों का मिला. We get 300 per month for 4 child. It means अगर हम इसे क्लासिफाई करें तो 75 फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 75 फॉर सेकेंड चाइल्ड, 75 फॉर थर्ड चाइल्ड एंड 75 फॉर फोर्थ चाइल्ड. अब ये जो आपका 100 रुपए का एग्जम्पशन है, दिस इज योर मैक्सिमम अमाउंट. सो वी विल, हम जो डिडक्ट करेंगे यहाँ पर वो 100 नहीं करेंगे क्योंकि अमाउंट जो मिला वो ऑलरेडी 100 रुपीज से कम है. तो वी विल डिडक्ट ओनली रुपीज 75. Then taxable is nil. Second case again, जो पैसा मिला 75 लेस खाली कितना होगा 75 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज nil. लेकिन थर्ड केस में क्योंकि ये सेकंड चाइल्ड के बाद थर्ड चाइल्ड में टैक्सेबल अमाउंट इज 0, सॉरी exempt अमाउंट इज 0, देन द टैक्सेबल अमाउंट इज रुपीज 75. Again for fourth child, exempt amount is 0, then taxable amount is rupees 75. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट आया, दिस इज 75 प्लस 75 इक्वल टू 100, सॉरी इक्वल टू 150. और अगर आपको ईयरली फाइंड आउट करना है तो मंथली को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मंथली अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 12, देन योर टैक्सेबल अमाउंट इज 150 मल्टीप्लाइड बाय 12 बिकम, दिस इज बिकम योर 1500 जो आपका ईयरली टैक्सेबल होगा. तो आप नोटिस करें तो हमने 4 सिचुएशंस को देखा. 300 पर मंथ पर चाइल्ड तो 100 रुपए का छूट हो गया, रिमेनिंग अमाउंट 200 इंटू 12 टैक्सेबल. इन सेकेंड सिचुएशन अलाउंस मिला 300 पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, तो 150 फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 150 फॉर सेकेंड चाइल्ड, 100 रुपए का छूट हुआ, 50 फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 50 फॉर सेकेंड चाइल्ड, दोनों मिलाकर 100 रुपया आपका टैक्सेबल इंटू 12. थर्ड केस में 300 रुपया पर मंथ मिला फॉर 3 चाइल्ड, तो 100 फॉर फर्स्ट चाइल्ड, 100 फॉर सेकेंड चाइल्ड, 100 फॉर थर्ड चाइल्ड. लेकिन जो आपका एग्जम्पशन है, दिस इज 100 रुपीज पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड.
तो 100 रुपए का छूट आपको मिला फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकंड चाइल्ड, लेकिन थर्ड चाइल्ड में कोई छूट नहीं मिलेगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल। फोर्थ केस में हमने देखा कि अगर आपका अमाउंट मिला 300 पर मंथ फॉर 4 चाइल्ड, इट मीन्स 75 फॉर फर्स्ट, 75 फॉर सेकंड, 75 फॉर थर्ड, 75 फॉर फोर्थ, लेकिन जो 100 रुपये का एग्जाम्पशन है वो मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्प्टेड है। जो आपको अमाउंट मिला वो ऑलरेडी 100 रुपीज से कम है, तो वी विल डिडक्ट 75 ओनली, अगेन 75 ओनली, बस। थर्ड एंड फोर्थ में कुछ भी अमाउंट आपका लेस नहीं होगा। 75 थर्ड का टैक्सेबल, 75 फोर्थ का टैक्सेबल, ओवरऑल 150 मल्टीप्लाइड बाई 12, 1500 रुपी इज ऑफ योर टैक्सेबल अमाउंट। इस कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से एक बार आप देख लीजिए, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, तो कॉन्सेप्ट शुड भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वही हमारा मेन पर्पस है। तो अभी हमने डिस्कस किया 100 रुपी पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड। नेक्स्ट इज हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। हॉस्टल के एक्सपेंडिचर के खर्चे के नाम के आपको पैसे मिल रहे हैं, तो जहां इसमें 100 रुपए था वहां पर कितना हो गया 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड। सेम रूल, आपको सेम टाइप से कैलकुलेशन करना है, बस खाली क्या ध्यान रखना है कि अगर हम चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो 100 रुपये का छूट है, और अगर आपको हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिलेगा तो आपका जो छूट है वो 100 की बजाय 300 पर मंथ का छूट है। तो हमने अभी देखा बॉर्डर एरिया बहुत इजी है लर्न करना, 200 रुपया, ट्राइबल 200, ये अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। चाइल्ड एजुकेशन 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड, हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड। नाउ द नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट अलाउंस इज ऑफ योर ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर कम्यूटिंग employee to meet his expenditure for the purpose of commuting between the place of residence and the place of his duty। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के रास्ते के किराए के नाम के ट्रांसपोर्ट के पैसे। तो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है उसके नाम का आपको मिला ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, दिस इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज के लिए है, जो लोग जो ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वो एम्प्लॉयर उनको डेली एक्सपेंडिचर्स के नाम के पैसे दे रहा है। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दिस इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर नॉर्मल, चाहे वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में हो या ना हो, कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने के किराए के नाम के पैसे। तो अभी इसमें अमेंडमेंट है, तो जो अमेंडेड है वही हम आपको बताते हैं। एग्जाम कितना होगा 1600 रुपया पर मंथ, 1600 पर मंथ। बट अगर वो पर्सन हैंडीकैप्ड है या ब्लाइंड पर्सन है तो 1600 की बजाय 3200 पर मंथ का एग्जाम्पशन है। अब बिफोर फाइनेंस एक्ट 2015, इससे पहले ये रूल 800 पर मंथ था, और फॉर हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड पर्सन्स के लिए 1600 पर मंथ था। तो अभी हमारा जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर द प्रीवियस ईयर 15-16 के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी अलाउंस कितना है आपका 1600 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको वो पैसे मिले लाइक 2000 पर मंथ, एग्जेम्पशन है आपका 1600 पर मंथ, तो 2000 में से आपने 1600 माइनस किया तो योर टैक्सेबल अमाउंट इज 400 पर मंथ, और इसको ईयरली कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी पैसा आपको मिला उसमें से माइनस करना है 1600 पर मंथ, और अगर वो पर्सन ब्लाइंड है या हैंडीकैप्ड है तो 1600 की बजाय हम माइनस करेंगे 3200 पर मंथ। नाउ द नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड अलाउंस। ये उन पर्सन्स के लिए, उन एम्प्लॉयज के लिए हैं जो अननेचुरल क्लाइमेट में माइंस वगैरह या अंडरग्राउंड काम करते हैं।
तो उनके लिए भी हमारे पास अलाउंस में लिमिट कितना मिलेगा, 800 पर मंथ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली जो जनरल अलाउंसेस हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो आपने किया बॉर्डर एरिया 200 पर मंथ की छूट, ट्राइबल एरिया 200 पर मंथ की छूट, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन आपके पास जो सबसे मैक्सिमम रिपीट होता है, दिस इज चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस एंड थर्ड इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और ये 3 अलाउंसेस हैं जो आपका बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आता है। बाकी मुश्किल नहीं है। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 और बॉर्डर और ट्राइबल का तो सेम अमाउंट हमें लेस करना है, 200 पर मंथ। ठीक है। ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज एक बहुत स्पेसिफिक कैटेगरी हो गया। अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉय का क्वेश्चन आता है और उसको फिर अलाउंस फॉर रूटीन डेली एक्सपेंडिचर्स के लिए पैसा मिलेगा, तो उसका फिर हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन में आपको चाइल्ड एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, 3 अलाउंस मिलेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया 3 टाइप की कैटेगरीज। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फुली टैक्सेबल अलाउंस, उसके बाद हमने डिस्कस किया पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस डिपेंड ऑन एक्चुअल एक्सपेंस। तो रूल क्या था, रिसीव्ड माइनस अमाउंट स्पेंट। और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया आपका पार्टली एग्जेम्प्ट अमाउंट नॉट डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल एक्सपेंस। किस पर डिपेंड करेगा ये, लिमिट एज पर इनकम टैक्स। तो मेन 3 कौन कौन से थे, चाइल्ड एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर और तीसरा था हमारे पास ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ वो ऐसे अलाउंसेस जो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्संस की इनकम में टैक्सेबल नहीं होते। तो ये कुछ फुली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं जो जिन पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट इज ऑफ योर, पहला अलाउंस है हमारे पास फॉरेन अलाउंस। फर्स्ट इज फॉरेन अलाउंस। जनरली आप जॉब करते हैं और आपको अपने जॉब के काम से फॉरेन कंट्री में जाना पड़ा। ये अलाउंस स्पेसिफिकली फॉर किसके लिए है, गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज। माने गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को आउट ऑफ इंडिया भेजा, जो है इंडियन सिटीजन, लेकिन उसकी पोस्टिंग कहाँ हो गई, आउट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस अब्रॉड। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपने एम्प्लॉइज को आउट ऑफ इंडिया अलाउंसेस देती है तो वो अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अगर हम शॉर्टकट में इसको देखें तो अलाउंसेस गिवन बाय, माने मेन वर्ड क्या आ गया इसके अंदर, अलाउंसेस गिवन बाय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। इंडिया से बाहर जो भी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को अलाउंसेस दिया, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हाई कोर्ट जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस को जो भी अलाउंस मिलेगा वो चाहे इंडिया में मिले या फॉरेन कंट्री में मिले, all are not taxable, fully exempt from tax. Allowances from UNO organization to its employees. UNO का मेन पर्पस सोशल वर्क है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो सभी के लिए काम करती हैं, सामाजिक सिविल फोर्स है, जो कहीं प्रॉब्लम है, कहीं भूकंप आ गया, कोई रेड क्रॉस, कहीं भूकंप आ गया, कहीं और ट्रेजेडीज हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो यूएनओ ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉइज को जो भी यूएनओ अलाउंसेस प्रोवाइड करेगी वो कहीं भी टैक्सेबल नहीं होंगे। दीज ऑल अलाउंसेस आर फुली टैक्सेबल। तो इन दिस लेक्चर हमने क्या क्या देखा, अगर हम इसको स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई सैलरी में क्या क्या आएगा, और हमने फिर उसके बाद डिस्कस किया
टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। सबसे पहले हमारे पास था सैलरी, कि सैलरी में क्या क्या चीजें आएंगी। उसके बाद हमने देखा डेफिनेशन ऑफ सैलरी, तो इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर डिटेल डिस्कशन से कोई लॉजिक नहीं है। जैसे जैसे हम पॉइंट करते जाएंगे ये सारे पॉइंट हमारे ग्रेस्प उसमें होते जाएंगे। उसके बाद हमने देखा अलाउंसेस में 3 कैटेगरी थे हमारे। पहला फुली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, और तीसरा पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस, पार्टली एग्जेम्प्ट अप टू एक्सपेंस इनकर्ड एंड पार्टली एग्जेम्प्ट अप टू लिमिट स्पेसिफाइड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। और उसके अलावा एक और कैटेगरी थी वो अलाउंसेस जो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पर्सन्स में फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो ये हमारे पास पूरी लिस्ट थी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस की जो हमने डिस्कस की आपके साथ। आप इसको एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लिस्ट आई थी ये हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया बिकॉज थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। तो फॉरेन एम्प्लॉयज के लिए था, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए था, एंड फॉर यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने डिस्कस किया पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस, माने वो अलाउंसेस जो रूल क्या है, रिसीव्ड माइनस जितना अमाउंट आपने स्पेंड किया, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। मेनली ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर, डेली, यूनिफॉर्म, हेल्पर और कन्वेंस, ये कुछ हमारी बेसिक कैटेगरीज थी। एकेडमिक आल्सो। उसके बाद हमने डिस्कस किया वो अलाउंसेस जिसमें एक्चुअल एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको लिमिट बता रखा है कि इतना अमाउंट छोड़कर रिमेनिंग अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। तो बॉर्डर एरिया 200 पर मंथ का छूट होगा बाय डिफॉल्ट, ट्राइबल 200 पर मंथ, और फिर ये था अलाउंसेस फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉइज। उसके बाद था हमारा चाइल्ड एजुकेशन 100 रुपया पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड, हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड, और फिर हमने किया ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये जो भी मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे नोट्स हैं जो आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा। फोटोकॉपी हम प्रोवाइड करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को। तो इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो फॉर फर्दर लेक्चर यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परक्विजिट्स। परक्विजिट्स आर फैसिलिटीज इन काइंड, माने जो आपको कैश ना मिलकर अलग से एम्प्लॉयर आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। So we will discuss perquisites in next lecture. तो next lecture में हम क्या करेंगे डिस्कस perquisites. Hello friends, now अब हम डिस्कस करते हैं provisions relating to house rent allowance. House rent allowance माने assessee is in receipt of HRA, माने हाउस रेंट अलाउंस उसको एम्प्लॉयर देता है और असेसी उसका रेंट पे करता है। रेंट पे करता है नहीं करता है इट्स अ डिफरेंट थिंग। बात खाली ये है कि एम्प्लॉयर ने उसको हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया। हाउस रेंट अलाउंस एक बेनिफिट है जो हम एम्प्लॉय को देते हैं मकान के किराए के नाम का बेनिफिट, कि भाई आप मकान में रहते हो, किराए के मकान में रहते हो, तो उसके नाम का आपको अलग से पैसा मिल रहा है किराए के नाम का। क्या बोलेंगे इसको? हाउस रेंट अलाउंस। तो एज पर एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10, ये सेक्शन 10 में कवर होता है। 3 अमाउंट हमें फाइंड आउट करने होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो भी आपको हाउस रेंट अलाउंस का एक्चुअल में पैसा मिला पर मंथ, दिस इज योर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और यदि आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं, यहाँ पर जो मेट्रो की डेफिनेशन है, मेट्रो में हमारे पास 4 आते हैं। इन मेट्रो सिटीज वी हैव 4। मेट्रो में हम 4 कवर करेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। यदि आप इन 4 सिटीज में रहते हैं तो सेकंड अमाउंट होगा आपका 50% ऑफ सैलरी।
और अगर अदर सिटीज़ में रहते हैं, अब ऐसे तो मेट्रो बहुत सारी सभी मेट्रो सिटीज़ हैं जो डेवलप्ड है, दीज ऑल आर मेट्रो, लेकिन इनकम टैक्स वालों ने इन 4 सिटीज़ को कंसिडर किया हुआ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यदि इन चारों में आप रिजाइड्स करते हैं, रहते हैं, तो सेकंड अमाउंट होगा आपका 50% ऑफ सैलरी, और यदि आप इन चारों के अलावा किसी और सिटी में रहते हैं तो अमाउंट होगा आपका 40% ऑफ सैलरी। थर्ड अमाउंट, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। जो भी आपने मकान का किराया दिया है, रेंट ऑफ हाउस, उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी का 10%। 3 अमाउंट फाइंड आउट किए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड अमाउंट 50% अगर मेट्रो में रहते हैं, अदरवाइज 40%। थर्ड इज रेंट पेड लेस करेंगे, माइनस करेंगे रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी। जो तीनों का लीस्ट अमाउंट है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जो तीनों में सबसे छोटा अमाउंट होगा वो आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। नाउ योर टैक्सेबल अमाउंट इज, जैसे पहले किया था हमने, टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। रिसीव्ड में से जो आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो हम माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग इज ऑफ योर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजिट। तो एक बार फिर देखते हैं रूल क्या है। एक्चुअल अमाउंट जो मिला एचआरए का, आपको पैसा मिला, एचआरए रिसीव्ड। नंबर 2, 50% लेंगे यदि आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं। मेट्रो मीन्स 4 मेट्रो हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी लेते हैं। थर्ड अमाउंट, रेंट पेड में से माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, इसमें कई जगह हमने सैलरी वर्ड यूज किया। कहाँ कहाँ यूज हुआ? एक तो 50% और 40% को फाइंड आउट करने के लिए सैलरी यूज किया, और दूसरा 10% ऑफ सैलरी हम सी फिगर में माइनस कर रहे हैं। तो यहां पर जो मीनिंग ऑफ सैलरी है उसमें 3 चीजों को ऐड करके चलना है। पहला, हर महीने का बेसिक सैलरी लेंगे प्लस डीएनएस अलाउंस लेंगे। इफ डीएनएस अलाउंस कौन सा लेंगे? इफ फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, माने वो डीए जो फॉर्मिंग पार्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब ये फॉर्मिंग पार्ट बेसिकली क्या होता है? जैसे सपोज कर लीजिए आपको डीए मिला 5000, सपोज डीए का जो आपको अमाउंट मिला दिस इज 5000 पर मंथ, और ब्रैकेट में लिखा है 60% इज फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसका मीनिंग ये है कि जो डीए का इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, जैसे हमें 5000 पर मंथ मिला और 60% माने डीए का जो 60% पार्ट है वो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो जितना डीए का पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर किया जाएगा वो यहां पर ऐड किया जाएगा। अगर नॉट फॉर्मिंग पार्ट है, नॉट फॉर्मिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो नहीं लेंगे। माने एक तो लेंगे बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, और थर्ड अमाउंट है आपका कमीशन। जैसे कमीशन मिला आपको, कमीशन कई टाइप का हो सकता है, ऑन प्रॉफिट, ऑन एज पर यूनिट, बट यहां पे जो हमें कमीशन लेना है एज परसेंटेज ऑन सेल वैल्यू। कौन सा फिगर आएगा? परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू। इन तीनों फिगर्स को ऐड करेंगे, और इन तीनों फिगर्स को ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो हम उसका फिर 50-40% फाइंड आउट करेंगे। अब ये बहुत सिंपल लॉजिक है कि भाई जिस समय का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एचआरए का, जो बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस है, वो सभी उसी समय के लेने हैं जिस समय का हम एचआरए का कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपको 3 महीने डीए मिला, उसके बाद डीए का अमाउंट चेंज हो गया, तो फिर हमें एचआरए कैलकुलेशन करते समय
उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब जिस महीने का HRA निकालना है आपको, उसी महीने का हम बेसिक सैलरी, उसी महीने का डियरनेस अलाउंस और उसी महीने का कमीशन लेंगे एज परसेंटेज ऑन सेल। अब इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं बाय एक केस लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और उससे इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर HRA received ₹10,000 per month, salary ₹45,000 per month, rent paid ₹12,000 per month in Delhi। एक और फिगर लेते हैं, डियरनेस अलाउंस 6,000 per month, ब्रैकेट 75% is forming part for retirement benefits। अब इसको सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो सबसे पहले HRA कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीनिंग ऑफ सैलरी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई HRA कैलकुलेशन के लिए हम सैलरी के अंदर क्या क्या डाटा को लेकर चलेंगे। तो मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर HRA कैलकुलेशन, HRA कैलकुलेशन के लिए हमने सैलरी में क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले हमारा आएगा बेसिक सैलरी, जो कितना है आपका 45,000 प्लस डियरनेस अलाउंस। कौन से वाला डियरनेस अलाउंस, फॉर्मिंग वाला। फॉर्मिंग कितना होगा, दिस इज 75% ऑफ 6,000 विच इज 4,500। तो आपका जो मीनिंग ऑफ सैलरी हुआ फॉर HRA कैलकुलेशन, दिस इज 49,500। तो 49,500 रुपये हमें कंसिडर करना है फॉर HRA कैलकुलेशन। HRA कैलकुलेशन में जहां जहां हम सैलरी का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, सो वी विल टेक 49%, 49,500। अब हम HRA कैलकुलेशन करते हैं। तो HRA कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट अमाउंट है, दिस इज HRA रिसीव्ड, जो कितना है आपका ₹10,000। योर सेकंड फिगर इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच इज रेंट पेड था आपका इस एग्जाम्पल में 12,000, माइनस करेंगे 10%। 10% किसका, जो हमने 49,500 का कैलकुलेशन फाइंड आउट किया। तो योर रिमेनिंग अमाउंट इज, सो बेसिकली 12,000 माइनस 4,950, दिस इज 7,050, योर सेकेंड फिगर। यानी थर्ड अमाउंट इज, क्योंकि आपका जो रेजिडेंस है वो दिल्ली में है, तो थर्ड अमाउंट इज 50% ऑफ सैलरी, जो कि कितना होगा आपका 50% किसका निकालेंगे, 49,500। तो 49,500 का हमें 50% फाइंड आउट करना है। दिस इज
20,000 to 24,005. दिस इज 49 का हो गया आपका 24,750. तो तीन अमाउंट हमारे फाइंड आउट हुए. इन तीनों में जो लीस्ट है, लीस्ट अमाउंट इज 7050. तीन अमाउंट है हमारे पास 10,000, 7050, 24750. तो तीनों का जो लीस्ट अमाउंट आया, दिस इज 7050, इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. नाउ योर टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट. तो कितना अमाउंट था आपका रिसीव्ड? योर रिसीव्ड अमाउंट इज 10,000 minus exempt amount is 7050, then taxable is 2950 per month. तो ये आपका 1 month का टैक्सेबल अमाउंट हमने फाइंड आउट किया. दिस इज टैक्सेबल ऑफ 1 month. अगर हमें ईयरली अमाउंट फाइंड आउट करना होगा तो ईयरली फाइंड आउट करने के लिए 2950 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो जो भी आता है दिस इज योर रिक्वायर्ड अमाउंट, जो हम अपनी सैलरी इनकम में प्लस करेंगे. तो एक बार दोबारा देखते हैं प्रोसीजर. एचआरए रिसीव्ड हुआ आपको 10,000 पर मंथ, सैलरी था आपका 45,000 पर मंथ, रेंट पेड 12,000 per month in Delhi. Your DNS allowance is 6,000 per month, 75% of which is part for retirement benefits. Now, आपका बेसिक सैलरी है 45 प्लस किया DA का फॉर्मिंग पार्ट, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है आपका HRA, इसके लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना होता है? बेसिक सैलरी, DA का फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन एज परसेंटेज ऑन सेल. तीनों अमाउंट को प्लस करके हम इसको फाइंड आउट करेंगे. तो तीनों अमाउंट हमने प्लस किया 49,500. नाउ पहला अमाउंट एचआरए रिसीव्ड, जो आपको एचआरए का पैसा मिला था 10,000. सेकेंड अमाउंट इज रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी. सैलरी मतलब यही 49,500 का 10% माइनस करेंगे 7050. थर्ड अमाउंट इज 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ 49,500, 24750. तो तीनों का लीस्ट अमाउंट हमने फाइंड आउट किया 10,000, 7050, 24750. लीस्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. देन योर टैक्सेबल अमाउंट इज रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट. 10,000 माइनस लीस्ट 7050, 2950 पर मंथ. अगर ईयरली टैक्सेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो 2950 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हमने डिस्कस किया एचआरए का पॉइंट. एचआरए में बेसिकली सबसे मेन जो पॉइंट था वो यही था कि हमें तीन अमाउंट फाइंड आउट करना है. लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका डाटा चेंज होता है तो हमें मंथ वाइज डिफरेंट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, आपका पहले 5 मंथ सैलरी कुछ और था और बाद में 7 मंथ सैलरी चेंज हो गया, तो 5 मंथ्स का आपको अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा. उसमें जो 5 महीने का सैलरी है वो कंसिडर किया जाएगा. फिर अगले 7 महीने के लिए जो सैलरी है वो कंसिडर किया जाएगा. इट मीन्स जिस महीने का हम एचआरए फाइंड आउट कर रहे हैं उसी महीने के रेलिवेंट डाटा को हमें कंसिडर करना है. तो हमने इस कॉन्सेप्ट में एचआरए डिस्कस किया. नाउ थैंक यू वेरी मच.